हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस एनालिसिस में। दोस्तों, आज के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए, सुखवंत सिंह की कौन सी पुस्तक है, ठीक है ना। अभी जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें यह प्रश्न दोस्तों आया हुआ है कि सुखवंत सिंह की कौन सी पुस्तक है। आंसर क्या है आपका? आंसर है ट्रेन टू पाकिस्तान। तो दोस्तों, सुखवंत सिंह की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है? ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है ना। ट्रेन टू पाकिस्तान इस पुस्तक का नाम है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गोरखपुर रेलवे किस डिवीजन में आता है? दोस्तों, जो हमारा उत्तर प्रदेश का रेलवे विभाग है उसको डिवीजन में बांटा गया है। तो जो हमारा गोरखपुर है, जो गोरखपुर रेलवे है, वह उत्तर पूर्व रेल मंडल के डिवीजन में आता है, ठीक है ना। तो इस डिवीजन का नाम क्या है? उत्तर पूर्व रेल मंडल। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों डिवीजन वाले आपसे पूछ के आ रहे हैं, तो डिवीजन से संबंधित जो भी प्रश्न हो उसको आप लोग पढ़ लीजिए कि गोरखपुर रेलवे किस डिवीजन में आता है। तो उत्तर पूर्व रेल मंडल के डिवीजन में गोरखपुर रेलवे आता है। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आपसे पूछा है कि म्यांमार से भारत किस राज्य से सीमा साझा करता है? तो दोस्तों, जो म्यांमार है हमारा, जो कि पूरब की तरफ म्यांमार देश है, वह भारत के कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करता है? तो दोस्तों, 4 राज्य। आंसर क्या है? 4 राज्य से वह सीमा साझा करता है, 4 राज्य से। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, निम्नलिखित 4 राज्यों से जो म्यांमार देश है वह सीमा साझा करता है, यानी कि सीमाएं वहां पर टच करती हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? गांधार की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में कि जो शकुनी मामा थे वह कहाँ के शासक थे? वह गांधार नरेश थे। तो तक्षशिला गांधार देश की राजधानी थी, जहां पर चाणक्य एक प्रशिक्षक के रूप में थे, यानी कि टीचर के रूप में थे। तो दोस्तों, तक्षशिला गांधार देश की राजधानी थी। इसे वर्तमान में रावलपिंडी आप लोग पाकिस्तान में जानते होंगे, रावलपिंडी कहा जाता है, जो कि कहां पर है? पाकिस्तान में। यानी कि तक्षशिला गांधार देश की कैपिटल थी, जिसे वर्तमान में रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान देश में है। तक्षशिला को ज्ञान और शिक्षा की नगरी भी कहा जाता था, ठीक है ना दोस्तों। उस समय एक नालंदा और एक तक्षशिला। तो दोस्तों, नालंदा से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नालंदा कहाँ पे था? नालंदा बिहार में था, और तक्षशिला कहाँ था? आज के पाकिस्तान में था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह तक्षशिला होगा। और उसमें दोस्तों, तक्षशिला और नालंदा दोनों ही ज्ञान की नगरी के लिए जाने जाते थे। नालंदा में दोस्तों बौद्ध धर्म की शिक्षा मिलती थी। समशीतोष्ण कटिबंध कौन सी फसल के लिए उपयोगी है? दोस्तों, यह इस प्रश्न में थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है। प्रश्न बताने वाला जो हमारा स्टूडेंट है वह थोड़ा सा इधर उधर, उसको सही तरीके से क्लियरिटी नहीं थी। लेकिन जहां तक हम लोग समझ पाए हैं कि समशीतोष्ण का मतलब कि ऐसा मौसम ना तो अधिक दोस्तों ठंडा हो, ना तो अधिक ठंडा हो, ना तो अधिक गर्म हो। यानी कि मौसम कैसा हो? मौसम सुहावना हो, ना तो अधिक ठंड हो ना तो अधिक गर्म हो। तो दोस्तों, ऐसी फसलें जो होती हैं ऐसे मौसम में सामान्यतः रबी की फसल सूट करती है। अब सही प्रश्न क्या है यह तो कुछ समय बाद ही प्रॉपर तरीके से पता चलेगा। लेकिन ना तो अधिक ठंड हो ना तो अधिक गर्म हो, यानी कि मौसम बैलेंस वे में हो, इसको बोलते हैं हम समशीतोष्ण, ठीक है ना। और ऐसे मौसम में रबी की फसलें सूट करती हैं, कि जिनको हम अक्टूबर से नवंबर के समय बोते हैं और मार्च से अप्रैल के टाइम में उसको कट कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ना तो अधिक ठंड ना तो अधिक गर्म, और ऐसे मौसम में रबी की फसल सूट करती है। दोस्तों, आपसे पूछा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी रही? यानी कि हमारे देश में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जो कि पढ़ी लिखी हैं, साक्षर हैं, उनको हिंदी पढ़ने आती है, अपना नाम लिखने आता है, यानी कि जो भी उनकी लोकल भाषा है, सिर्फ हिंदी नहीं, ठीक है ना। तो दोस्तों, 72.98% भारत की साक्षरता दर है। यानी कि भारत में महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर 72.98% साक्षरता रही है, जिसमें से दोस्तों महिलाओं की 64.63% महिलाओं की रही है, और पुरुषों की 80.9% रही है। तो आज जो प्रश्न पूछा हुआ है अभी के एग्जाम में, उसमें दोस्तों महिलाओं का पूछा हुआ है, जो कि 64.63% है सन 2011 की जनगणना के अनुसार। यदि आपसे
अगले शिफ्ट में भारत की पूछ ले तो 72.98% होगा। यदि आपसे पुरुष की पूछ ले दोस्तों तो 80.9% होगा। तो इस प्रश्न से संबंधित भी हमने आपको यहाँ पर प्रश्न बता दिए। आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस से संबंधित हैं? तो दोस्तों पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं यह बांसुरी बजाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यानी कि देश स्तर पर फेमस है, बांसुरी वादक हैं। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को हम बांसुरी बजाने के लिए भी जानते हैं। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हत्या की थैली किसे कहते हैं? यह दोस्तों बायो से प्रश्न उठाया हुआ है। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स या फिर लाइसोसोम, इन दोनों को हत्या की थैली कहते हैं। यह एंजाइम से संबंधित होता है, ठीक है ना। तो लाइसोसोम या फिर लाइसोसोम्स को हत्या की थैली कहते हैं। यह प्रश्न पूछा हुआ है, यह प्रश्न दोस्तों बायो से आया हुआ है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं किस तरीके के प्रश्न पूछ रहे हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? ठीक है ना। तो अमीबा एंडोसाइटोसिस द्वारा भोजन ग्रहण करता है। प्लाज्मा झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर दोस्तों ऐसे वो फैल के बैठा रहेगा, जो उसके ऊपर आएगा फिर उसको क्या कर लेगा, बंद कर लेगा, कि मुड़कर कप के आकार का गड्ढा बना लेती है जिसमें भोजन प्रविष्ट हो जाता है। ठीक है ना। जो भी कीड़े मकोड़े टाइप के होते हैं वह ऐसे खुला रहता है, जैसे अंदर आते हैं ऐसे ढक लेता है, यानी कि बंद कर लेता है, फिर वो उसमें वो मर जाता है, प्रविष्ट हो जाता है। इसके बाद यह भोजन खाद्य धानी का रूप ग्रहण कर लेता है, यानी कि फिर वो अपना भोजन उससे बना लेता है। एक विशेष प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो अमीबा एंडोसाइटोसिस द्वारा भोजन ग्रहण करता है। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी हैं? तो दोस्तों 1925 में कांग्रेस में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसकी पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। इसका दोस्तों प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता था, ठीक है ना। इसका प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता था और उसमें एक अध्यक्ष का चुनाव होता था। तो 1925 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो सरोजनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया था। यदि दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ ले कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। लेकिन दोस्तों यह भारतीय नहीं थी। और आपसे प्रश्न क्या पूछा है? आपसे प्रश्न पूछा है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 1925 में सरोजनी नायडू जो कि एक भारतीय महिला थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछता कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अन्न वितरण योजना कब तक बढ़ाई गई है? दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा मार्च सन 2022, कब तक? मार्च सन 2022 तक फ्री अन्न वितरण का प्रावधान था। लेकिन अंत्योदय अन्न वितरण योजना के तहत मार्च सन 2022 से 6 माह के लिए उत्तर प्रदेश के द्वारा अन्न वितरण योजना थी उसको बढ़ा दिया गया है। तो मार्च प्लस 6 मंथ, ये क्या हो गया? 30 सितंबर सन 2022 हो गया। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा यह ए होगा, सितंबर 30 सन 2022। और केंद्र के द्वारा मार्च सन 2022 तक की प्रस्तावित था। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अंत्योदय अन्न वितरण योजना के तहत 6 महीने के लिए अन्न का फ्री वितरण बढ़ा दिया है। तो इस प्रश्न का दोस्तों आंसर क्या होगा? सितंबर 30 सन 2022। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। BRO, ठीक है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों जो हमारे देश के बॉर्डर हैं वहाँ पर किस तरीके से रोड की कनेक्टिविटी फैलाई जाए कि हमारी सेनाओं की पहुँच और अस्त्र शस्त्र और उनके खान पान का जो भी रीच है वो काफ़ी जल्दी से हो सके, इसके लिए 7 मई 1960 से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी कि अपने बॉर्डर तक किस तरीके से रीच पहुँचाई जाए, जो रोड की कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाई जाए, ठीक है ना। तो अब दोस्तों प्रश्न है कि सन 2022 में भारत किस खेल में गोल्ड लाया है? जो दोस्तों ओलंपिक का आयोजन हुआ है, ओलंपिक, उसमें आपको पता ही है कि जेवलिन थ्रोअर, ठीक है ना, नीरज चोपड़ा, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा जी जो हैं भाला फेंक में, ठीक है, या फिर उसको जेवलिन थ्रो भी बोलते हैं, जेवलिन थ्रो।
में क्या लाए हैं, गोल्ड मेडल लाए हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है कि सन 2022 में भारत किस खेल में, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया है। तो ओलंपिक में दोस्तों नीरज चोपड़ा जो हैं वह जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लेके आए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि आज के जो एसएससी एमटीएस एनालिसिस में महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह प्रश्न देखकर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी को और स्पष्टता मिलेगी। तो मिलते हैं और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।